Today, our topic is Social Organization in Honeybees for BSc Part 2. Honeybees यानी मधुमक्खी। मधुमक्खियाँ संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती हैं। इसका वर्ग होता है इंसेक्टा, गण यानी ऑर्डर हिम्नोप्टेरा। लगभग 20,000 प्रकार की मधुमक्खियां वर्गीकृत की गई हैं, लेकिन केवल 7 जातियों को ही मधुमक्खी या हनीबी कहा जाता है और ये कुल एपिडे की सदस्य हैं। दीमक की तरह ही मधुमक्खियों में एक सुविकसित सामाजिक जीवन पाया जाता है और इसीलिए इसको ऑर्डर हिम्नोप्टेरा में वर्गीकृत किया गया है। अब हम देखेंगे मधुमक्खियों की जातियां। मधुमक्खियों में 3 प्रकार की मुख्य जातियां हैं और दीमक की तरह इनमें भी पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है। पहला है पुंमंक्षिका या नर, जिसे बोलते हैं ड्रोन। नर हैप्लॉइड होता है। मधुमक्खी के छत्ते में नरों की संख्या बहुत कम होती है और ये काम नहीं करते। ये इनका सिर्फ जीवन में एक ही कार्य होता है कि आवश्यकता पड़ने पर फीमेल के साथ फर्टिलाइजेशन हेतु स्पर्म्स उपलब्ध करवा सके। जब भोजन की कमी आ जाती है या फूलों का मौसम निकल जाता है, तब छत्ते से नर को खदेड़ दिया जाता है और वृंदन के समय नर रानी के साथ नुप्शियल फ्लाइट हेतु निकलते हैं और कॉपुलेशन के बाद नर की मृत्यु हो जाती है। दूसरी है रानी या क्वीन। रानी छत्ते की एकमात्र एडल्ट जननक्षम मादा होती है और ये सिर्फ अंडे देने का काम करती है, कोई और काम नहीं करती। मादा डिप्लॉयड होती है, आकार में बड़ी होती है और छत्ते के निचले भाग में पाई जाती हैं। अगर एक छत्ते में 2 रानियां उत्पन्न हो जाती हैं तो वो लड़ाई करती हैं और इनमें से या तो एक मारी जाती है या एक को छत्ते को छोड़ना पड़ता है। तीसरी हैं वर्कर्स, ये श्रमिक। ये डिप्लॉयड होते हैं और डिप्लॉयड फीमेल्स होती हैं, स्टेराइल होती हैं। इनमें जनन तंत्र अविकसित होता है, ज़्यादा डेवलप नहीं होता और छत्ते में प्रजनन के अतिरिक्त ये सारे काम करती हैं, जैसे रक्षा, छत्ते को गर्म या ठंडा रखना मौसम के अनुसार, और ड्रोन और रानी के पोषण की व्यवस्था करना, अंडों की देखभाल करना, छत्ता बनाना और डिंबकों को पोषण देना। ये सभी काम श्रमिक करते हैं और छत्ते की जो आबादी है इसका अधिकांश पार्ट ये वर्कर्स या श्रमिक ही होते हैं। तो दीमकों की तरह इनमें सैनिक नहीं पाए जाते, लेकिन जो वर्कर्स हैं वो ही सैनिकों की तरह काम भी करते हैं। इनके उदर पर ओविपोजिटर रूपांतरित होकर के स्टिंग बना देता है, जो शत्रु पर हमला करने के समय काम आता है। यहाँ पे हम जिस प्रकार की वर्णन किया है वो एपिस मेलिफोरा नामक जाति मधुमक्खी के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं और इन एनिमल्स को हाइपर सोशल एनिमल्स भी कहा जाता है। तो अगर इनकी हम लाइफ साइकिल देखें तो एक छत्ते में जाति के अनुसार 10,000 से 80,000 तक की मधुमक्खियां रहती हैं और ज़्यादातर पार्ट इनमें वर्कर्स या श्रमिकों का होता है और छत्ते में श्रमिकों की मृत्यु इस कारण जल्दी जल्दी होती रहती है ताकि जवान और स्वस्थ श्रमिक का रेशियो बना रहे। जब श्रमिकों का कम काम करना होता है तब इनकी उम्र 9 माह तक हो सकती है और अधिक कठिन मेहनत
अगर होती है तो 1.5-2 माह तक ही जीवित रहती हैं। तो श्रमिकों की संख्या को स्थिर रखने के लिए जो रानी मधुमक्खी है वो लगातार अंडे देती रहती है, और इनसे निकलने वाले लार्वा को जो श्रमिक हैं वो बी ब्रेड मक्षिकादन नामक भोजन खिलाते हैं। ये एक साधारण सा भोजन है जिसको खाकर लार्वा श्रमिक मधुमक्खियों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और अंडे से वयस्क बनने तक कुल 21 दिन का समय लगता है। कुछ लार्वाओं को एक विशेष प्रकार का भोजन जिसको शाही जेली, रॉयल जेली कहा जाता है, वो दिया जाता है, और ये जो भोजन है श्रमिकों की फेरिंजियल ग्लैंड्स द्वारा तैयार किया जाता है। ये कुछ विशेष विटामिन्स पेंटोथेनिक एसिड से भरपूर होता है, और इस विशेष भोजन को खाकर अंडे 16 दिन में ही रानी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो श्रमिक और रानी मधुमक्खियों में आनुवंशिक दृष्टि से तो कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ शाही जेली का पोषण इन डिप्लॉयड लार्वा को रानी बना सकता है। तो श्रमिकों की तुलना में 40 से 50 गुना अधिक लंबा जीवन जीती हैं, और अपने वजन के बराबर या उससे ज़्यादा अंडे उत्पन्न करती रहती हैं। तो रानी पुरानी हो या नई, छत्ते की भीड़ से बचने के लिए वृंदन या स्वार्मिंग हेतु निकलती हैं, और इस उड़ान को कामद उड़ान बोलते हैं, और उड़ान के दौरान ही कॉपुलेशन होता है, और नर मधुमक्खियों के जो स्पर्म्स हैं वो स्पर्मेथिका में एकत्रित हो जाता है। तो जनरली 4 से लेकर 7 ड्रोन्स से ये कॉपुलेट करती है, फिर इसका जो स्पर्मेथिका है वो स्पर्म से भर जाता है, और मेल या ड्रोन जो है वो कॉपुलेशन के बाद मर जाता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो रानी है ये या तो पुराने छत्ते में लौट आती है, या छत्ते के 2/3 हिस्से या श्रमिकों के साथ पुराना छत्ता छोड़कर नया छत्ता बनाने में निकल पड़ती है। नए छत्ते में पहले की तरह ही लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है। रानी श्रमिकों और नई रानियों की संख्या नियंत्रित करने के लिए एक मैंडिबुलर ग्लैंड से एक प्रकार का फिरोमोन निकलता है जिसको क्वीन सब्सटेंस कहते हैं, और इसके प्रभाव से श्रमिक मधुमक्खियां छत्ते की तैयारी और लार्वा का पोषण इस तरह से करते हैं कि नए लार्वा श्रमिक ही बने। जब रानी वृद्ध या अप्रभावी होने लगती है तो छत्ते की नई रानी की आवश्यकता होती है। इस समय रानी की चिबुक ग्रंथियों से इस फेरोमोन का जो सेक्रीशन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और इसका प्रभाव कम होते ही श्रमिक छत्ते में शाही कक्ष बनाने लग जाते हैं, और कुछ लार्वाओं को शाही जेली देते हैं जिससे कि नई रानी उत्पन्न हो सके। तो लगातार प्रजनन करते समय रानी के शरीर में जो शुक्राणु हैं या स्पर्म्स हैं वो फर्टिलाइज होते रहते हैं, फिर भी कभी कभी कुछ अंडे अनफर्टिलाइज्ड रह जाते हैं जिनको नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं इस क्रिया को। तो इन अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन्स उत्पन्न होती हैं जो वापस से कॉपुलेशन का कार्य कर सकती हैं, और डिप्लॉयड श्रमिकों और रानी उत्पन्न करने हेतु स्पर्म्स उपलब्ध करवा सकते हैं। इनमें मधुमक्खियों में सामाजिक जीवन के कारण एक और विशेषता भी पाई जाती है जिसको संप्रेषण या कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यानी मधुमक्खियों में कम्युनिकेशन या संप्रेषण की कैसे होता है, अब देखेंगे कि इनमें सदस्यों के बीच में संवाद या संप्रेषण की आवश्यकता होती है। ये जो कम्युनिकेशन है ये रसायनों द्वारा, केमिकल्स के द्वारा होता है। मधुमक्खियों से एक फिरोमोन्स निकलता है, जैसे मधुमक्खी के एक विशेष नृत्य
के बिना ये कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता। और मधुमक्खियों के साथी श्रमिकों को भोजन के सोर्स की जानकारी देने के लिए भी एक विशेष नृत्य करती हैं। और ये जो नृत्य है वो भोजन की खोज कर जो लौटती हैं मधुमक्खियाँ, वो दूसरी मधुमक्खियों को बताती हैं कि उनके भोजन का सोर्स कितनी दूरी पर है। इस प्रकार से वो उसकी जानकारी देती हैं। तो ये दो प्रकार के नृत्य होते हैं। यदि भोजन का सोर्स छत्ते से 85 मीटर की दूरी पर हो तो मधुमक्खी का जो डांस है वो एक प्रकार का राउंड डांस, घूमर नृत्य करती हैं। राउंड डांस चित्र में भी आप देखेंगे। और यदि सोर्स 85 मीटर से अधिक दूरी पर हो तो फिर जो वर्कर्स हैं वो टेल वैगिंग डांस, उदर अभिलोदन नृत्य करती हैं। और जिसमें ये 8 की संख्या की आकृति घूमती है, तो ये अपने स्टमक को हिलाती हैं। इस डांस में सूर्य और छत्ते के साथ बने कोण या एंगल और उदर हिलाने की जो फ्रीक्वेंसी के द्वारा सोर्स की दूरी की ठीक ठीक जानकारी अपने श्रमिकों को देती हैं। फिर इनमें कालिक श्रम विभाजन भी पाया जाता है, यानी टेम्पोरल डिवीजन ऑफ लेबर। तो मधुमक्खियों में जो कालिक श्रम विभाजन में क्या है कि श्रमिकों के बीच में जो डिवीजन है ये हर उम्र में हर तरह का कार्य नहीं करती। उम्र बढ़ने के साथ ही इनके कार्य बदलते रहते हैं। नए श्रमिक प्रारंभ में 2 दिन कोई काम नहीं करते और तीसरे दिन ये छत्ते की साफ सफाई का काम शुरू करते हैं। इसके बाद छत्ते में रहते हैं, लार्वा को भोजन देते हैं, कुछ समय छत्ते को बनाने का काम संभालते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो छत्ते की रखवाली का काम संभाल लेते हैं। और बड़ी उम्र के जो श्रमिक हैं वो घर यानी छत्ते से बाहर भोजन ढूंढने जाने का काम करते हैं, क्योंकि इनमें परागकण लाने के लिए जो हाइंड लिम्स हैं उसकी टीबिया पर पोलन बास्केट, पराग करंड विकसित डेवलप हो जाते हैं। और नेक्टर लाने के लिए क्रॉप विकसित हो जाते हैं। तो संकट के समय में श्रमिक सभी तरीके का कार्य संभाल लेते हैं, परंतु सामान्य तौर पर ऐसा कालिक श्रम विभाजन इनमें पाया जाता है। फिर एक और तरीका है किन सिलेक्शन। J.M. स्मिथ नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि इनमें सहोदर चयन, किन सिलेक्शन का पाया जाता है। यानी श्रमिकों को जनन त्यागने में ये लोग जनन त्याग देते हैं, तो उसके हिसाब से तो इनका नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से इनको ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन जनन त्यागने से इनको कोई हानि नहीं होती, लाभ होता है, क्योंकि वो इस तरह अपने जो सहोदर, अपने साथ वाले किन को उत्पन्न करने में मदद करती हैं। और मतलब अगर मान लो सभी मादाएं अगर श्रमिक और मतलब अलग अलग संतान उत्पत्ति करती तो समाज में कम संततियां उत्पन्न होती। लेकिन ये क्या करती हैं कि एक ही को ये मौका देती हैं और ये उसकी हेल्प करती हों। तो श्रमिकों द्वारा प्रजनन का जो त्याग करने से जाति को लाभ ही होता है, क्योंकि जो सहोदर जो होता है इनका मेल ड्रोन, उसकी तुलना में अन्य श्रमिकों से जीनीय संगठन में अधिक समानता रखती हैं। तो वह प्रजनन न करते हुए भी प्राकृतिक वर्ण से अप्रभावित रहती हैं, क्योंकि ये स्वयं प्रजनन न करते हुए भी अपने जेनेटिक कॉम्बिनेशन, अनुवांशिक संगठन वाले सदस्यों को उपपत्ति में सहायता करती हैं। तो इस परिघटना को ही सहोदर या बंधु चयन कहते हैं। इस प्रकार ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स।